हेलो दोस्तों, अभिनंदन कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम दोस्तों मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हमने मानव परिसंचरण तंत्र का जो पहला पार्ट था 3 भागों में हमने इसको डिवाइड किया था। सबसे पहला था हमारा ब्लड, दूसरा भाग हमने डिवाइड किया था ब्लड ग्रुप के बारे में और थर्ड भाग था इसका हमारा अध्ययन। पहला पार्ट था हमने ब्लड, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं और उसका जो सेकेंड पार्ट है ब्लड ग्रुप, उसका आज हमें अध्ययन करेंगे। तो मानव परिसंचरण तंत्र का जो सेकंड पार्ट है उसका हम स्टार्ट करते हैं अभी। मानव परिसंचरण तंत्र, इसका जो 2 नंबर पार्ट था हमारा वो है ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह है। तो जो ब्लड ग्रुप या रक्त समूह है इसकी खोज सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1900 के अंदर की थी। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है। तो ब्लड ग्रुप के जो खोजकर्ता है वो कार्ल लैंडस्टीनर है और उन्होंने सन 1900 के अंदर इसकी खोज की थी। तो यही होता है रक्त समूह के खोजकर्ता। कार्ल लैंडस्टीनर थे जिन्होंने सन 1900 में रक्त समूह की खोज की थी। तो जो रक्त समूह के खोजकर्ता थे वो कार्ल लैंडस्टीनर थे और सन 1900 के अंदर इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। जो हमारा रक्त समूह होता है उसके अंदर विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है और उस प्रोटीन के आधार पर ही जो रक्त का है वर्गीकरण किया था। रक्त समूह के अंदर एंटीजन नाम की विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है और उसी के आधार पर ब्लड को 4 भागों में बांटा गया था। तो जो रक्त का वर्गीकरण है, रक्त का वर्गीकरण एंटीजन के आधार पर किया गया था। एंटीजन के आधार पर किया गया था। तो जो रक्त का वर्गीकरण है वो एंटीजन की उपस्थिति के आधार पे किया गया था। अब ये एंटीजन क्या होता है? ये जो हमारा ब्लड होता है ना, रक्त, इसके अंदर ये प्लाज्मा होता है। रक्त के अंदर ये प्लाज्मा, तो रक्त के अंदर आरबीसी होती है ना, उसके ऊपर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन आरबीसी की सतह पे जब ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है तो इसे हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन कहते हैं। अगर आरबीसी की सतह पर विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है इसे हम एंटीजन कहते हैं। अगर यही ग्लाइकोप्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है, अगर यही ग्लाइकोप्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है अगर यही ग्लाइकोप्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है तो इसे हम एंटीबॉडी कहेंगे। एंटीबॉडी कहेंगे, ठीक है। तो जो रक्त का वर्गीकरण है वो एंटीजन की उपस्थिति के आधार पे किया गया था। एंटीजन क्या होती है? एंटीजन हमारे शरीर का जो रक्त होता है उसके अंदर विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसे हम एंटीजन कहते हैं। जो रक्त होता है उसके अंदर जो प्लाज्मा होता है उसमें आरबीसी होती है, साथ में उस आरबीसी की सतह पर ये ग्लाइकोप्रोटीन अगर उपस्थित है तो उसे हम एंटीजन कहेंगे। अगर आरबीसी की संरचना पे ग्लाइकोप्रोटीन उपस्थित है तो हम इसे एंटीजन कहेंगे। और अगर प्लाज्मा के अंदर ऐसे संरचना में पाई जाने वाली ये ग्लाइकोप्रोटीन है तो उसे हमें एंटीबॉडी कहेंगे। और इसी एंटीजन के आधार पे हमारा जो रक्त है उसका वर्गीकरण किया गया है। तो देखते हैं एंटीजन कितने प्रकार की होती है और एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है।
ठीक है, यहाँ तक रक्त समूह का जो खोजकर्ता है वो कार्ल लैंडस्टीनर थे, जिन्होंने सन 1900 के अंदर रक्त समूह की खोज की थी। रक्त का वर्गीकरण वो एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर किया गया था। एंटीजन क्या होती है, जो हमारा रक्त समूह उसमें आरबीसी है उसके ऊपर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है, उसे तो हम एंटीजन कहेंगे। और ग्लाइकोप्रोटीन अगर इस प्रकार है जिसके ऊपर कोई संरचना नहीं है तो इसे हमें एंटीबॉडी कहेंगे। अब एंटीजन जिसके आधार पर नामकरण किया जाता है और एंटीबॉडी जिसके आधार पर रक्त का लेन देन किया जाता है। एंटीजन भी दो प्रकार की होती है और एंटीबॉडी भी दोस्तों दो प्रकार की होती है। तो जो हमारे एंटीजन है और एक है एंटीबॉडी। ये दो प्रकार की होती है एंटीजन, जिसे कैपिटल में लिखा जाता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। यह रक्त में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। यह रक्त में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे हमें एंटीजन के नाम से जानते हैं। और ये दो प्रकार की है जिसके आधार पर रक्त का नामकरण इसी के आधार पे इसी के आधार पर किया गया है। तो जो एंटीजन है वो दो प्रकार की होती है। एंटीजन दो प्रकार की होती है, ए और बी। यह रक्त में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन आपको बताया और रक्त का जो नामकरण है वो इसी एंटीजन के आधार पे किया गया है। उसके बाद में एंटीबॉडी देखते हैं, तो इसको हम स्मॉल ए तथा स्मॉल बी से लिखते हैं। ये भी दो प्रकार की होती है, यह भी दो प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसके आधार पर रक्त का लेन देन किया जाता है। तो जो एंटीबॉडी होती है यह भी दो प्रकार की होती है, जिसे अंग्रेजी के स्मॉल ए तथा स्मॉल बी से लिखा जाता है। यह भी दो प्रकार की होती है, ग्लाइकोप्रोटीन है और इसके आधार पर हम जो रक्त का लेन देन करते हैं। तो एंटीजन तथा एंटीबॉडी हो गई। अब एंटीजन के आधार पे जो हमारा रक्त है वो चार प्रकार का है। तो देखते हैं दोस्तों कौन कौन से चार प्रकार हैं एंटीजन की उपस्थिति के आधार पे रक्त के। तो पहले तो रक्त के जो समूह है वो देखते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रक्त समूह। उसके बाद में जो रक्त समूह हमारा वो चार प्रकार का है, ए बी ओ। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो रक्त है वो किसको दे सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे रक्त किसको दे सकता है। उसके बाद में लिखेंगे किससे ले सकता है, किससे ले सकता है। उसके बाद में लिखेंगे इसमें कौन सा एंटीजन है। तो ये एंटीजन। उसके बाद में लिखेंगे एंटीबॉडी। तो दोस्तों हमने जो रक्त के अंदर एंटीजन
अभी देखिए दो प्रकार के ए और बी, उनकी उपस्थिति के आधार पे हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो चार प्रकार का है, ए बी, ए बी तथा ओ। अब हम देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए हो वो किसको दे सकता है या फिर किससे ले सकता है, और जो ब्लड ग्रुप ए है उस पर कौन सा एंटीजन होगा और कौन सी एंटीबॉडी होगी। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा, ये जो ओ है इसे हम दाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यानी ये सबको ब्लड दे सकता है, ध्यान रखना। उसके बाद में जो ए बी है इसे हम ग्राही कहते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर, यानी ये सबसे बड़ा भिखारी है हमारे पास, कौन सा, ए बी। और सबसे अमीर कौन है, जिसका ब्लड ग्रुप है वो सबको दे सकता है। और जो इंटरनेशनल भिखारी के नाम से जाना जाता है वो कौन सा होगा, ए बी, क्योंकि ये सभी से ले सकता है, किसी को मना नहीं करता, जो भी आना चाहे वो इसको दे सकता है, ये कभी मना नहीं कर सकता। और ओ है, ये यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है, सार्वत्रिक दाता के नाम से जाना जाता है, ये सभी को अपना रक्त दे सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए हो वो किसको रक्त दे सकता है। ए वाला ए को दे सकता है तथा ए बी, ये भिखारी है तो सबसे लेगा, तो ये इसको भी दे सकता है। उसके बाद में देखेंगे हम जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है बी हो वो किसको दे सकता है, बी बी वाले को दे सकता है, और किसको दे सकता है, ए बी को, क्योंकि ए बी तो सबसे ले सकता है, ये तो सबसे बड़ा भिखारी है। उसके बाद में ये देखो ए बी है, ये ए बी किसको दे सकता है, ए बी सिर्फ सदैव ए बी को दे सकता है, क्यों, क्योंकि भिखारी तो भिखारी को ही दे सकता है, और को तो दे नहीं सकता। तो ए बी जो सर्वाधिक ग्राही है वो सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। उसके बाद में ओ है, तो ये किसको दे सकता है, ओ तो सभी को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है तथा ओ को भी दे सकता है, तो ये सभी को दे सकता है। उसके बाद में देखें तो ए किससे रक्त ले सकता है, ए से ले सकता है, और किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है, ठीक है। उसके बाद में बी से ले सकता है रक्त को, और किससे ले सकता है, ओ से। उसके बाद में ए बी, ये तो सबसे बड़ा ग्राही है, सबसे बड़ा भिखारी है, तो ये तो सभी से लेगा, ए बी है वो ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, और ए बी से भी लेगा तथा ओ से भी लेगा। उसके बाद में ओ है, ओ किससे ले सकता है, ये तो सबसे बड़ा अमीर है, और अमीर तो अमीर से लेगा सिर्फ, इसको ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ अपना ही ब्लड लेता है। अब देखेंगे कि ब्लड ग्रुप है उनके ऊपर एंटीजन कौन से होते हैं। तो एंटीजन को सदैव ध्यान रखना कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो एंटीजन दो ही प्रकार के होते हैं, हमने देख लिया, या तो होगा ए या फिर बी। जो एंटीजन होगा वही उस ब्लड का नाम होगा। तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा, ए। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन भी बी। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो ये ए बी। और ओ है, ओ में तो कोई एंटीजन है नहीं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी एंटीजन नहीं होगा। उसके बाद में देखेंगे एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी सदैव एंटीजन से विपरीत होती है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी, और जिसका बी है उसके ए बी। तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी बी होगी। इसको अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, ध्यान रखना एंटीबॉडी को। और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीबॉडी ए। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसके अंदर न तो एंटीबॉडी ए हो सकती है और न ही बी, तो इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, अनुपस्थित। और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीबॉडी ए भी होगी और बी भी होगी, तो इसमें ए और बी दोनों उपस्थित होती है। तो ये चार प्रकार का जो रक्त समूह है, रक्त समूह ए बी तथा ओ। रक्त समूह का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, एंटीजन दो प्रकार के, ए या बी। जिस ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन उपस्थित होगा वही उसका नाम होगा। ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर देख लो, चाहे जिस व्यक्ति में रक्त समूह ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए होगा, ए बी है तो ए बी होगा, दोनों होगा, ठीक है। ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। और एंटीबॉडी जो ब्लड ग्रुप में एंटीजन है उसके विपरीत वाली, जिसमें एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी सदैव बी होगी। तो ये जो हमारा चार प्रकार का रक्त समूह है जिसके अंदर ए बी सर्वत्र ग्राह्य सभी से ले सकता है, ओ दाता है। और ये इस प्रकार चार प्रकार के ब्लड ग्रुप और कौन किसको दे सकता है और कौन किसको ले सकता है, इस प्रकार आप सारणी बनाएंगे, इसका एक दो बार अध्ययन करेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए पता चल जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया चार प्रकार का ब्लड ग्रुप।
ये 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप तो एंटीजन की उपस्थिति के आधार पे था। इसके अलावा भी एक अन्य कारक था दोस्तों जिसे आरएच कारक कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या है। जो आरएच कारक है उसके बारे में ये कहते हैं कि जब कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था एंटीजन के आधार पे, तो ये वैज्ञानिक थे जिसका नाम था विनर। विनर इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो विनर ने देखा कि जो कार्ल लैंडस्टेनर ने बताया उस हिसाब से अगर किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड दे रहे हैं तो मृत्यु हो रही है। तो विनर कहाँ पे आता है? एक विनर नाम का साइंटिस्ट होता है विनर, ये किसके पास आता है? कार्ल लैंडस्टेनर के पास। विनर कार्ल लैंडस्टेनर को कहते हैं जो तुमने ब्लड ग्रुप बताया है उस आधार से अगर किसी व्यक्ति में ब्लड का ट्रांसफर करे तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और आपके हिसाब से तो ब्लड देने से इस प्रकार से मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ब्लड ग्रुप हमने मिला भी लिया है फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो कार्ल लैंडस्टेनर भी इसकी ये बात सुन के कुछ सोचने लगता है और वो उसे कहता है चलो हम इसके बारे में दोनों मिलके अध्ययन करते हैं। तो कार्ल लैंडस्टेनर तथा विनर ने किसके अंदर अध्ययन किया था? बंदर, ये हमारे पूर्वज है, इसके अंदर अध्ययन करते हैं और इसका नाम उस समय मकाकारिसस बंदर है, मकाकारिसस बंदर। इन्होंने मकाकारिसस बंदर के अंदर अध्ययन किया तथा एक अन्य कारक की खोज की जिसका नाम था आरएच कारक। आरएच कारक इन्होंने मकाकारिसस बंदर के अंदर अध्ययन किया तथा एक अन्य कारक की उपस्थिति को दर्ज किया जिसे हम आरएच कारक के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं आरएच कारक के आधार पर किसे होता है ब्लड। तो एक अन्य कारक कौन सा हमारा? आरएच कारक। जिस व्यक्ति के अंदर आरएच पॉजिटिव है और या फिर होगा आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव है इसका मतलब उसके अंदर आरएच कारक की उपस्थिति है, और जिसके अंदर आरएच नेगेटिव है इसका मतलब उसके अंदर आरएच कारक की उपस्थिति नहीं है। विश्व के अंदर देखें दोस्तों तो 85% आबादी आरएच पॉजिटिव है। कितने प्रतिशत? 85%। और इंडिया के अंदर अगर देखें तो 15% आबादी आरएच नेगेटिव है। कितने प्रतिशत? 15%। तो एक अन्य कारक जिसे आरएच कारक के नाम से जाना गया कहाँ खोजा गया? मकाकारिसस बंदर के अंदर खोजा गया। किसने खोजा? कार्ल लैंडस्टेनर तथा विनर नाम के 2 साइंटिस्ट ने मिलकर इसको खोजा था। और विश्व के अंदर 85% आबादी के अंदर आरएच पॉजिटिव पाए जाते हैं तथा 15% आबादी के अंदर आरएच नेगेटिव पाए जाते हैं। आरएच कारक की उपस्थिति का आधार पर अगर हम ब्लड को देखें, सबसे अभी जो हमने ब्लड की सारणी बनाई थी वो तो एंटीजन तथा एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर थी। अब हम देखते हैं कि अगर आरएच कारक आ जाता है तो ब्लड कितने प्रकार का हो जाता है, देखते हैं। तो आरएच कारक की उपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप सबसे पहले हम लेते हैं ब्लड ग्रुप हमारा, यहाँ पे तो मैं लिखता हूं ब्लड ग्रुप, या पूरे को ही मिटा देता हूं, एक बार इसको मिटा रहा हूं, यहाँ पे ले रहा हूं मैं ब्लड ग्रुप रक्त समूह है, उसके बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, जिसके अंदर आरएच कारक है। तो इसके अंदर एंटीजन कौन कौन से होंगे? एक तो हो गया ए, एंटीजन कौन सा हो गया? एक तो ए हो गया, उसके अंदर एक तो ए हो गया और एक आरएच कारक हो गया। बी नेगेटिव, ए नेगेटिव लेते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर कौन सा होगा एंटीजन? सिर्फ ए। उसके बाद में देखते हैं बी पॉजिटिव, तो उसके अंदर एक तो हो गया एंटीजन बी और एक हो गया आरएच, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं बी नेगेटिव, तो इसके अंदर एक तो एंटीजन हो गया कौन सा? बी, और कोई सा नहीं होगा। उसके बाद हम ए पी प्लस लेते हैं, तो इसके अंदर हो गया एक तो ए, एक हो गया बी और एक हो गया आरएच। उसके बाद में देखते हैं हम
ए बी नेगेटिव, तो इसके अंदर एंटीजन एक तो हो गया ए और एक हो गया बी। उसके बाद में देखते हैं ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, तो इसके अंदर देखें हम कौन सा कारक होगा, तो इसके अंदर तो एक ही कारक हो रहा है आर एच कारक। उसके बाद में ओ नेगेटिव, इसके अंदर है ही नहीं कोई सा कारक। तो जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए प्लस है उसमें एंटीजन होगा एक तो ए और एक आर एच। ए नेगेटिव है उसका सिर्फ एक एंटीजन ए। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है उसमें एक तो एंटीजन हो गया बी और एक हो गया हमारा आर एच। उसके बाद में जिस व्यक्ति का बी नेगेटिव इसमें एक ही कारक है या एंटीजन है बी। उसके बाद में देखते हैं ए बी पॉजिटिव, उसके अंदर कौन कौन से एंटीजन होंगे, ए भी होगा बी भी होगा आर एच। तभी तो ए बी को यूनिवर्सल ग्राई कहते हैं, इसमें सभी एंटीजन पाए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखो इसके अंदर ए भी पाया जा रहा है बी भी पाया जा रहा है और आर एच भी पाया जा रहा है। उसके बाद में देखते हैं ए बी नेगेटिव, इसके अंदर एंटीजन ए तथा बी होंगे। उसके बाद में देखते हैं ओ पॉजिटिव, उसमें आर एच कारक होता है तथा ओ नेगेटिव, इसमें कोई भी कारक उपस्थित नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर यानी सबको दे सकता है क्योंकि इसमें कोई कारक ही नहीं है, तो ये सबको दे सकता है। अब बात करें विश्व के अंदर सबसे अधिक कौन सा ब्लड पाया जाता है, तो सबसे बी पॉजिटिव वाला विश्व में सर्वाधिक ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है। अगर ये प्रश्न पूछ ले विश्व में सर्वाधिक ब्लड ग्रुप कौन सा पाया जाता है तो बी पॉजिटिव वाला पाया जाता है। उसके बाद में विश्व में सबसे कम कौन सा पाया जाता है तो ओ नेगेटिव विश्व में सबसे कम पाया जाता है। कौन सा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन सी भी एंटीजन नहीं है और ये सबको दे सकता है। उसके बाद में ए बी पॉजिटिव है, इसके अंदर सभी प्रकार की एंटीजन उपस्थित है, ए भी है बी भी है तथा आर एच कारक भी है, तो ये सबसे ब्लड दे सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेशनल भिखारी यानी यूनिवर्सल रिसीवर है, सबसे ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर सकता है। तो एंटीजन के आधार यानी एंटीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर हमने ब्लड का वर्गीकरण देख लिया है। अब देखते हैं एंटीजन तथा एंटीबॉडीज आपस में मिल जाते हैं तो इसे रुधिर लेनता के नाम से जाना जाता है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विज्ञान की दृष्टि से सही नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा वैवाहिक जोड़ा, निम्न में से कौन सा वैवाहिक जोड़ा विज्ञान की दृष्टि से सही नहीं है। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विज्ञान की दृष्टि से सही नहीं है। इससे पहले हम देखते हैं आर एच कारक। मान लेते हैं एक पुरुष है तथा एक महिला है, इन दोनों का जो ब्लड ग्रुप होगा एक पुरुष है तथा एक महिला है और इन जो दोनों का ब्लड ग्रुप है वो पुरुष का तो होगा आर एच पॉजिटिव तथा जो महिला का ब्लड ग्रुप है वो होगा आर एच नेगेटिव। इन दोनों की शादी हो जाती है। क्या हो जाती है? शादी। एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है और एक महिला है जिसका ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव। इन दोनों की शादी हो जाती है, घटनाएं घटित होती है और इनके एक बच्चा हो जाता है। मान लेते हैं इनके जो बच्चा हो रहा है उसका ब्लड ग्रुप भी क्या है? आर एच पॉजिटिव। ध्यान रखना यहाँ व्यक्ति का ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव और महिला का नेगेटिव है। यहाँ पे महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और जो बच्चे का ब्लड ग्रुप बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? आर एच पॉजिटिव। तो जो हमारा मस्तिष्क या न्यूरो सिस्टम जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है उसको निर्देश देता है कि तुम क्या कर रहे हो, बाहर से आक्रमण करने वाले आ गए। प्रतिरक्षा तंत्र यही देखता है कि बाहर से कौन आए आक्रमण करने वाले और उनका मैं विनाश करूं। ये इसको ऑर्डर देता है कि आप इसके खिलाफ क्या बनाओ? आर एच पॉजिटिव के खिलाफ
वैक्सीन बनाओ। तो ये यहाँ से वैक्सीन बनने में लगभग 8 से कहते 10 महीने का समय लग जाता है। कितना? 10 महीने। यानी हमारा जो न्यूरो सिस्टम है, मस्तिष्क इसको ऑर्डर देता है कि आप RH पॉजिटिव के खिलाफ दवाई बनाओ। यानी आतंकी या घुसपैठिया वो अंदर आ चुके हैं, उसको मारने के लिए वैक्सीन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जो वैक्सीन बनती है उसमें 8 या 10 महीने का समय लग जाता है। तब तक इस बच्चे का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। पहला बच्चा जो RH पॉजिटिव था, माता का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव था, तो ऊपर से ऑर्डर आता है कि RH पॉजिटिव के खिलाफ आप क्या बनाओ? दवाई बनाओ, और बाहर से ये जो आक्रमणकारी है इनको खत्म करो। तो इसके खिलाफ जो दवाई बनती है उसमें 8 से 10 महीने का समय लगता है। तब तक पहले बच्चे का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। इसका जन्म तो हो गया, लेकिन हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी है वो दवाई बनाता है, वो वहां पे अपने पास रखता है। उसके बाद में कुछ समय पश्चात दूसरा बच्चा का जन्म होता है और उसका भी ब्लड ग्रुप क्या है? RH पॉजिटिव। पहला बच्चा था, उसका जन्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि दवाई बनी यानी RH पॉजिटिव इसके लिए बनी दवाई, उसमें 8 या 10 महीने का समय लगा। तब तक बच्चे का क्या हो चुका था? जन्म ही हो चुका था। तो इस बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पहला बच्चा वो एकदम स्वस्थ जन्म हो जाता है उसका। लेकिन जब द्वितीय बार सेकंड टाइम RH पॉजिटिव बच्चा होता है, तो जो इस पहले वाले बच्चे के खिलाफ दवाई बनी थी 8 या 10 महीने में, वो वैक्सीन अब द्वितीय टाइम यानी दूसरे बच्चे के जन्म के समय वो काम में आएगी। ये क्या करेंगे? इस पे आक्रमण कर देंगे। जो हमने वैक्सीन बनाई थी, हमारा मस्तिष्क इसको पूछता है सेकंड टाइम में कि हमने जो पहली टाइम वैक्सीन बनाई थी इस बच्चे के खिलाफ, वो आपके पास है? तो प्रतिरक्षा तंत्र कहता है हमारे पास है, तो वो कहता है उसको इस पे आक्रमण कर दे और इससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो उससे बचने के लिए, ठीक है ना, उससे बचने के लिए पहली बात तो ये कब है? जब दूसरा बच्चा भी कौन सा हो? RH पॉजिटिव हो। जब सेकंड बच्चा कैसा हो? जब सेकंड बच्चा भी RH पॉजिटिव हो। यह परिस्थिति कब होती है? जब द्वितीय बच्चा भी कैसा हो? RH पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि जो पहले बच्चे का जन्म हुआ था वो स्वस्थ हो गया था और उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव था, माता का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव था। इन्होंने RH पॉजिटिव के खिलाफ माता ने जो एंटीबॉडी बनाई थी वो उसके पास कवर थी। पहला बच्चे का जन्म हो जाता है। दूसरे बच्चे का कि अगर ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो ये जो एंटीबॉडी बनाई थी यहाँ पे पहले बच्चे के लिए, वो एंटीबॉडी दूसरे बच्चे के लिए काम आ जाएगी और ये यहाँ पे इस पे आक्रमण कर देगी। तो पहली परिस्थिति तो ये कि ये कब होता है? जब द्वितीय बच्चा भी RH पॉजिटिव हो, या फिर पुरुष का क्या ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव तथा माता का RH नेगेटिव हो, तब ये परिस्थितियां होती है। इस परिस्थिति या इस रोग को एक नाम से जाना जाता है। उस रोग का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोपिटेलिस। ये जो रोग होता है इसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोपिटेलिस, जिसे हिंदी में कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। ये इसका नाम है हिंदी में गर्भ रक्ताणु कोरकता, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोपिटेलिस। इरिथ्रो का मतलब होता है लाल रक्त कणिका, ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? फट जाना, पिटेलिस यानी भ्रूणावस्था में, तो इसे हिंदी में कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। ये इस रोग के नाम से जाना जाता है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि जब आप मान लो कोई अस्पताल के अंदर पहले बच्चे के दौरान लेडीज वहां पे डिलीवरी के दौरान भर्ती हो, तो उस समय डॉक्टर को पता चल जाए कि ये परिस्थिति होने वाली है, तो वो क्या करते हैं? पहले बच्चे के जन्म के तुरंत 72 घंटे बाद, पहले बच्चे का जब जन्म होता है उसके 72 घंटे के बाद में एक टीका लगाया जाता है जिसे रोहगम नाम से जाना जाता है। क्या? रोहगम, या फिर एक अन्य नाम है NTD। अगर पहले बच्चे के जन्म के 72 घंटे के अंदर आप रोहगम या NTD का इंजेक्शन लगवा लेते हैं तो आपके दूसरे बच्चे के जन्म के दौरान भी कोई परेशानी नहीं होगी। चाहे सेकंड टाइम में आपका बच्चा RH पॉजिटिव हो फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने इसके लिए एक इंजेक्शन लगवा लिया 72 घंटे के अंदर। वो कौन सा है? रोहगम या फिर NTD का। तो विज्ञान की दृष्टि से कौन सा वैवाहिक जोड़ा सही नहीं है? विज्ञान की दृष्टि से वो वैवाहिक जोड़ा सही नहीं है जिसमें पुरुष का ब्लड ग्रुप क्या हो? पॉजिटिव RH, और महिला का क्या हो? RH नेगेटिव। इन दोनों की शादी हो जाती है, पहला बच्चे का स्वस्थ जन्म हो जाता है,
दूसरे बच्चे के समय आरएच पॉजिटिव है उसके ऊपर आक्रमण हो जाता है, इसे बचने के लिए रोग या एंटी डी का टीका लगाया जाता है और इस रोग को हम इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस या फिर गर्भ रक्ताणुकुरक्ता के नाम से जानते हैं। तो ये आरएच कारक की कारण से रोग। तो निम्न में से कौन सा एक जोड़ा विज्ञान की दृष्टि से सही नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए जिस व्यक्ति का कौन सा ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव और महिला का आरएच नेगेटिव हो वो जोड़ा सही नहीं है। अब देखते हैं आगे हम। अब पढ़ेंगे हम ब्लड ग्रुप की वंशावली, यानी कौन व्यक्ति किसको ब्लड दे, या फिर मान लो कोई किसको दे रहा है या कोई किसे ले रहा है, उससे संबंधित पढ़ चुके हैं उसमें थोड़ा आगे। तो ब्लड ग्रुप की जो वंशावली है उसमें देखते हैं हम। जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी ओ। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सा। जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन कौन सा होता है? ए। जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन कौन सा होगा? बी। जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीजन कौन सा होगा? ए भी होगा और बी भी होगा। और जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीजन कौन सा होगा? कोई नहीं, तो ये 0। तो ये एंटीजन है। जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए है, जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी है, तथा जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें एंटीजन ए तथा बी दोनों है। जो ओ है उसमें कुछ नहीं। तो ये तो नाइंसाफी होगी, इसके साथ 2 और ये सिंगल। तो इसको बराबर करने के लिए इसमें भी हम बराबर कर देते हैं, ये आई ओ और ये भी आई ओ, और इसको भी हम आई ओ से कर देते हैं। यानी जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एंटीजन ओ होगी तो उसको हम आई ए आई 0 से लिख सकते हैं। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें एंटीजन बी होगा लेकिन उसको हम आई बी आई 0 से लिख सकते हैं। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसमें एंटीजन ए भी होगी तथा बी भी होगी, इस प्रकार लिख सकते हैं। और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें कोई नहीं होगी तो उसमें आई ओ के नाम से लिख सकते हैं। अब हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन है, इसके आधार पे हम देखते हैं कि एक जो वैवाहिक जोड़ा है उनकी संतान है उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो एक पुरुष है उसका ब्लड ग्रुप ए है तथा एक महिला है उसका ब्लड ग्रुप बी है। प्रश्न ये है कि इनकी जो संतान होगी उनका ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है। तो देखो पुरुष का ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए। महिला का ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी। तो ए को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? अभी हमने देखा ए को हम लिख सकते हैं या तो आई ए या फिर आई 0 से। तो ए को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आई ए और आई ओ से। और महिला उसका ब्लड ग्रुप बी है और बी को हम लिख सकते हैं आई बी तथा आई ओ से, या फिर इसको लिख सकते हैं हम आई बी और ये आई ओ से। तो इस प्रकार जो पुरुष तथा महिला है उसके जो ब्लड ग्रुप हो गए तथा उनके एंटीजन हो गए, इन चारों के बीच में हम क्रॉस संक्रमण करवा लेते हैं और जो हमारे सामने रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो इसको इससे क्रॉस करवाते हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा आई ए आई डी। उसके बाद में इसका इसके साथ संक्रमण करवाते हैं तो ये होगा हमारा आई ए आई ओ। उसके बाद में इसका इसके साथ संक्रमण करवाते हैं तो ये आई बी आई ओ। उसके बाद में इसका इसके साथ क्रॉस करवाते हैं तो ये आई ओ ये आई ओ। अब देखो ये जो बच्चा है इसका ब्लड ग्रुप हो सकता है मान लो कौन सा? ए तथा बी दोनों एंटीजन है तो ए भी होगा। इस पे क्या है? आई ए, तो ये कौन सा हो सकता है? ए ग्रुप वाला। ये कौन से ग्रुप का हो सकता है? इस पे बी है, ओ का कोई मतलब नहीं रहता तो ये हो सकता है बी ग्रुप वाला। और इस पे कोई सा एंटीजन नहीं है तो ये कौन सा होगा? ओ वाला। तो जिस पुरुष का ब्लड ग्रुप ए हो तथा जिस महिला का ब्लड ग्रुप बी हो उसके बच्चे हैं उनमें कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? तो उसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है
ए हो सकता है, बी हो सकता है तथा ओ हो सकता है। ठीक है, यानी एक ये चारों की बराबर प्रायिकता है। ठीक है, यानी बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है तथा ओ भी हो सकता है। तो चारों प्रकार का ब्लड ग्रुप उस बच्चे का हो सकता है। तो इस प्रकार आप कोई से ही माता पिता से किसी भी प्रकार के बच्चे का ब्लड ग्रुप का पता कर सकते हैं। मान लो एक व्यक्ति है, पुरुष है, जिसका ब्लड ग्रुप है ओ। ठीक है, पुरुष का ब्लड ग्रुप है ओ और महिला का है बी। तो इसमें क्या होगा, इसमें आई ओ, इसमें आई बी आई ओ। तो इसमें देखो कैसे होता है, इसको सबसे पहले आई जीरो या फिर आई बी से आई ओ, उसके बाद में आई ओ आई बी, उसके बाद में आई ओ। यानी जिस पुरुष का ब्लड ग्रुप ओ था, महिला का ब्लड ग्रुप बी था, उनके जो संतान होगी उसमें पहली देखो इसका ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, इसका ओ, इसका बी तथा इसका ओ। यानी जिस पुरुष का ब्लड ग्रुप ओ, महिला का ब्लड ग्रुप बी, उसके संतान का ब्लड ग्रुप दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो होगा बी प्रकार का या फिर होगा ओ प्रकार का, इसके अलावा थर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार ये ब्लड ग्रुप के वंशावली है, इससे हम किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं जब हमें उस पुरुष तथा महिला का यानी माता पिता का ब्लड ग्रुप का ध्यान हो। तो इस प्रकार किसी व्यक्ति के ब्लड के बारे में जानकारी ले सकते हैं हम। आज हमारा जो ब्लड ग्रुप का सेकंड पॉइंट था मानव परिसंचरण तंत्र का, यहाँ पे कंप्लीट होता है और उसका जो बचा हुआ पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरा ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक था अच्छी तरीके से समझ में आए। और तो इसको आपको खुद पेन या पेंसिल लेके बैठना होगा और साथ में नोटिस करना होगा, तभी अच्छी तरीके से कवर हो पाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और आप सभी का धन्यवाद।